हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुमित। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 8। हमने इसके 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग देख लें। ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वो भी देख लें। अशोक एक अनोखा साम्राज्य जिसने युद्ध का त्याग किया। तो अशोक ने किस युद्ध का त्याग किया था? अशोक एक जिसने युद्ध का त्याग किया। किस युद्ध के बाद त्याग किया था? कलिंग युद्ध के बाद। और ये से स्टार्ट करते हैं। इसे हम उस तरह पढ़ेंगे जिस तरह हमने अपने पिछले चैप्टर पढ़े हैं। एक बहुत बड़ा साम्राज्य, एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य, ये हेडिंग है। आइए स्टार्ट करते हैं। हम जिन शेरों का चित्रण रुपये और पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया है और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया है। इस विषय में तुमने अध्याय 7 में पढ़ा है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो पढ़ लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। इसके पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। कब की थी? 2300 साल पहले। चाणक्य या कौटिल्य नाम के बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। तो चंद्रगुप्त कौटिल्य या फिर चाणक्य यहाँ पर दो नाम है, कौटिल्य, चाणक्य और कौटिल्य। यहाँ पर एक तीसरा और नाम है जो यहाँ पर नहीं है, विष्णुगुप्त। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलते हैं। तो कौन सी किताब में जो चाणक्य ने लिखी? अर्थशास्त्र। और कब लिखी? 321 ईस्वी पूर्व। 321 ईस्वी पूर्व। वंश, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। आइए ऊपर पढ़ते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। कौन सा? तक्षशिला। अभी हम नीचे चित्र में देखेंगे। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत तक जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों के व्यापारी सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। तो नगरों के व्यापारी कौन? सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालकों के गांव बसे थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सों में मध्य भारत जैसे हिस्से के ज़्यादातर हिस्से जंगलों से भरा हुआ था। तो मध्य भारत के साथ ज़्यादातर क्या? जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवर का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न, ये चित्र बाद को देखिए, भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म का पोशाक भी पहनते थे। आइए ऊपर देखते हैं, देखिएगा। यह चित्र, ये जो हैं जो मनसेहरा, शहबाजगढ़ी, कलसी, टोपरा, तक्षशिला भी आधुनिक पाकिस्तान में है। लुम्बिनी, मेरठ, रूपनाथ,
ये सभी वो स्थान हैं जो लाल डॉट से हैं, जहाँ पर अशोक स्तंभ मिले हैं, ये सभी लाल वाले। आइए ऊपर पढ़ते हैं, आप लोग देख लें एक बार इसे पॉज करके। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, उनकी के लिए सेना की ज़्यादा आवश्यकता होगी रक्षा के लिए, और सम्राटों को संसाधनों की भी ज़्यादा आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से आगे पढ़ते हैं। साम्राज्य का प्रशासन। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता है। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा शासन था। पाटलिपुत्र और उसके, अभी हमने चित्र में देखा था, पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों में सम्राट का सीधा शासन था। इसका मतलब यह हुआ है कि इस इलाके में गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। तो कर इकट्ठा करने के लिए किसकी? अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनकी सजा भी देते थे। मतलब जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उन्हें सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। कौन संदेशवाहक? और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। तो राजा के जासूस भी थे जो अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से ये सब पर नियंत्रण रखता था। कौन? सम्राट। ये ऊपर पढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता। अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल, गवर्नर बना दिया जाता था, लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। तो ये ऊपर पढ़ते हैं। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्रों थे। प्रादेशिक केंद्रों के बीच क्या थे? विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा कर लिया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने की कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। आइए ऊपर पढ़ते हैं। नजराना। अब नजराना क्या होता है? नजराना, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते हैं, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा दे सके। मतलब कर जो है वो नियमित ढंग से और नजराना अनियमित रूप से दिया जाता था। आइए आगे पढ़ते हैं। राजधानी में सम्राट। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो मेगस्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का वो था, सेनापति। सिकंदर का सेनापति था। जब सिकंदर की मृत्यु होगी तब सेल्यूकस निकेटर राजा बन गया और चंद्रगुप्त ने उसे युद्ध में हराया। तब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त की मित्रता हो गई। सेल्यूकस निकेटर की
पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त के साथ हुआ था। मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग देख लें सर्च करके। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगस्थनीज। आइए ऊपर बढ़ते हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रातों तक एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में, पाटलिपुत्र की आधुनिक पटना उसके बारे में, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यहाँ एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2-3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ के उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। आइए ऊपर बढ़ते हैं। और अंत में जंगल वाले इलाके आते हैं। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। अशोक एक अनोखा सम्राट। आइए पढ़ते हैं। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। तो भाषा कौन सी है? प्राकृत। और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। आइए ऊपर पढ़ते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग बंदी बनाए जाते हैं। इससे ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं और तथा दासों मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने परिजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है कि जब अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों को दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। धम्म मतलब होता है धर्म। यहाँ पर लिखा, हाँ, धर्म। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत है, मतलब धम्म का अर्थ है धर्म। आइए ऊपर पढ़ते हैं। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग क्या है? तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से विस्तृषणा का मतलब घृणा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धर्म क्या है? आइए उससे पहले में ये पढ़ते हैं। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर। इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्य कालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला की नमूना है। ये मूर्ति उसी समय की है। आइए आगे पढ़ते हैं। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता है कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को
निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित थे। आइए ऊपर पढ़ते हैं। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उन्हें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामांत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। किसकी? धम्म महामांत, जो जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में भी दूत भेजे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। आइए ये पढ़ते हैं। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते थे तब उनके बच्चा का विवाह होता था। बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते थे तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते थे। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं थे। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को मानें तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। यह अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है? ये देखिए अभी इस पढ़ेंगे। अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म को निंदा न करना। निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हाँ, क्या? अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों की धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें क्या गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। ये देखिए, ये लिपि हैं, ये क्या लिखे पढ़ते हैं? ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों की ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप आ अक्षर को अलग अलग भाषा में, मतलब लिपि का अर्थ तो अक्षर देखिएगा। ये आरंभिक ब्राह्मी है जिसमें ये लिखा है आ। ये देवनागरी है जिसमें आ लिखा है, जैसे हिंदी कहते हैं। ये बांग्ला में आ लिखा है आ। ये मलयालम में, ये तमिल में। आइए ऊपर पढ़ते हैं। क्या? अन्यत्र। अन्यत्र का अर्थ है अन्य देशों में क्या हो रहा था, अन्य देश में। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले 2400 वर्ष पहले चीन के सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा के पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। मतलब उत्तरी सीमा के पशुपालक इनकी उसमें ना आ जाए सीमा में। 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी थी। कितनी? 6400 किलोमीटर, तथा पत्थर और ईंट से बनी थी। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी थी। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों का काम करना पड़ा। 100-200 मीटर की दूरी पर इस 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीन के सामने कैसा था? तो ये क्वेश्चन है। तो ये चैप्टर हो गया समाप्त। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।